हम आपको एक मनोरम कहानी के लिए हमारे साथ जुड़ने के लिए आमंत्रित करते हैं, जो पीढ़ियों और महाद्वीपों तक फैली हुई है। एक ऐसी कहानी जो आपके दिल को छू जाएगी और आपकी आत्मा को प्रेरित करेगी। प्राचीन ग्रीस में मथु नाम के एक युवा व्यापारी के जीवन का अनुसरण करता है, जो अपने पिता के साथ बंदरगाह के पास एक साधारण दुकान चलाता है। उनका साधारण जीवन हमेशा के लिए बदल जाता है जब गैब्रियल नाम का एक बूढ़ा भिखारी भाग्य और नियति के बारे में गूढ़ बातें साझा करता है। जो सामने आता है वह रोमांच, आत्मखोज और सोने या रत्नों से भी कहीं बड़े खजाने की खोज से भरी यात्रा है। यह कहानी सिर्फ भौतिक संपदा की खोज के बारे में नहीं है। ये उदारता की शक्ति, परिवार के महत्व और दुनिया पर एक व्यक्ति के कार्यों के प्रभाव के बारे में है। जैसे जैसे मथु एक बुद्धिमान और प्रिय नेता के रूप में विकसित होते हैं, उनकी विरासत हमें सिखाती है कि सच्ची संपत्ति उन जीवनों में पाई जाती है जिन्हें हम छूते हैं और जिन दिलों को हम ठीक करते हैं। आपको यह वीडियो क्यों देखना चाहिए? क्योंकि यह एक ऐसी कहानी है जो हमें हमारे रोजमर्रा के जीवन में छिपे गहन पाठों की याद दिलाती है। यह एक ऐसी कहानी है जो मानवीय भावना के लचीलेपन और दयालुता और अखंडता की स्थायी शक्ति का जश्न मनाती है। देखकर आप एक ऐसी यात्रा पर निकलेंगे जो अंतिम फ्रेम के बाद भी लंबे समय तक आपके साथ रहेगी, जो आपके जीवन पथ के लिए अंतर्दृष्टि और प्रेरणा प्रदान करेगी। तो अंत तक हमारे साथ बने रहें, और यदि आपको यह कहानी हमारी तरह प्रेरक लगे तो कृपया वीडियो को लाइक और शेयर करें। आपका समर्थन हमें और अधिक हार्दिक कहानियां जीवन में लाने में मदद करता है। आइए एक साथ इस अविस्मरणीय यात्रा में गोता लगाएं। वंस अपॉन ए टाइम इन एंशिएंट ग्रीस। हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद। लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और हमेशा की तरह हमें आपके विचार सुनना अच्छा लगता है, इसलिए बेझिझक नीचे एक टिप्पणी छोड़ें। भाग्य का खेल में हमारे साथ शामिल होने के लिए धन्यवाद। आइए शुरू करें। एक बार प्राचीन ग्रीस में माथु नाम का एक युवा व्यापारी और उसके पिता रहते थे, जिनकी बंदरगाह के पास एक छोटी सी दुकान थी। वे अमीर नहीं थे, लेकिन वे समुद्र के किनारे अपने साधारण जीवन से संतुष्ट थे। दुकान दूर देशों से आए विदेशी मसालों, रंगीन कपड़ों और कीमती गहनों से भरी हुई थी। मथु के पिता ने उन्हें व्यापार की कला और अपने व्यापारिक व्यवहार में ईमानदारी और सत्यनिष्ठा का महत्व सिखाया। एक दिन जब मथु अपने पिता को मसालों की खेप छांटने में मदद कर रहा था, गैब्रियल नाम का एक बूढ़ा भिखारी उनके पास आया। वह पतला और झुका हुआ था। उसके कपड़े फटे हुए और गंदे थे। उसकी आंखें, जो कभी गहरी नीली थीं, अब उम्र के साथ धुंधली हो गई हैं। जहां तक कोई याद कर सकता है, गैब्रियल बंदरगाह पर नियमित रूप से मौजूद रहा है। वह गर्म भोजन खरीदने के लिए हमेशा भोजन के टुकड़े या सिक्कों की भीख मांगता था। नमस्कार, युवा व्यापारी, गैब्रियल ने टेढ़ा स्वर में कहा। उसकी आवाज उपयोग के कारण कर्कश हो गई थी। मैंने तुम्हें यहां पहले भी देखा है, अपने पिता के व्यवसाय में मदद करते हुए। तुम मुझे अपनी याद दिलाती हो जब मैं तुम्हारी उम्र का था। मथु बूढ़े व्यक्ति की कहानी से उत्सुक होकर गैब्रियल की बात को ध्यान से सुनता रहा। देखो लड़के, भाग्य के खेल में चीजों को बदलने का एक अजीब तरीका है। कभी कभी यह हमें जितना हम उम्मीद कर सकते हैं उससे कहीं अधिक देता है, और कभी कभी यह सब कुछ छीन लेता है। गैब्रियल के शब्द धुएं के बादल की तरह उनके बीच हवा में लटक गए, जिससे दुकान के खुले दरवाजों से आने वाली तेज धूप धुंधली हो गई। मथु को अपनी रीढ़ में कंपकंपी महसूस हुई, मानो बूढ़े भिखारी ने किसी तरह उसके दिल को देख लिया हो और उसके गहरे डर को पढ़ लिया हो। उसने गैब्रियल की धुंधली आंखों में देखा और कुछ ऐसी चीज की झलक देखी जिसे वह बिल्कुल नहीं समझ सका, लेकिन फिर भी इसने उसे पूर्वाभास की भावना से भर दिया। आपका क्या मतलब है श्रीमान? मथु ने पूछा। उसकी आवाज थोड़ी कांप रही थी। क्या आप मेरे भाग्य के बारे में कुछ जानते हैं? बूढ़ा भिखारी करीब झुक गया। उसकी सांसें मथु के कान के पास गर्म थीं। ओह, मैं बहुत सी बातें जानता हूं, युवा व्यापारी, वह फुसफुसाए।
ऐसी चीजें जिन्हें तुम्हें अभी तक स्वयं खोजना है। लेकिन अभी के लिए मैं बस इतना ही कहना चाहता हूं, भाग्य का खेल कभी नहीं मिटता। कभी कभी यह लोगों को लाता है एक साथ इस तरह से जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की होगी, और कभी कभी यह उन्हें अलग कर देता है। गैब्रियल के गूढ़ शब्दों को समझने की कोशिश करते समय मथु का दिल जोरों से धड़कने लगा। वह यह महसूस किए बिना नहीं रह सका कि इस बूढ़े भिखारी में उससे भी अधिक कुछ है जो उसे दिख रहा था। जैसे कि उसकी उलझन को महसूस करते हुए गैब्रियल ने उसे कंधे पर धीरे से थपथपाया और दूर चला गया और बंदरगाह पर भीड़ में गायब हो गया। साल बीतते गए और मथु एक युवा व्यक्ति बन गया और उसने अपने पिता से पारिवारिक व्यवसाय संभाला। वह बूढ़े भिखारी गैब्रियल के बारे में कहानियां सुनता रहा, लेकिन ऐसा लगा जैसे वह आदमी बंदरगाह से पूरी तरह से गायब हो गया हो। मथु अक्सर उनकी संक्षिप्त मुलाकात के बारे में सोचता रहता था। सोचता था कि क्या उस बूढ़े व्यक्ति ने भाग्य और नियति के बारे में जो कहा था उसमें कोई सच्चाई है। एक दिन मथु को एक दूर देश से एक पत्र मिला जिसमें उसे बताया गया कि उसके परिवार के लंबे समय से खोए हुए रिश्तेदार हाल ही में ग्रीस में आकर बस गए हैं। अंततः अपने परिजनों से मिलने की संभावना से उत्साहित होकर वह उनसे परिचित होने के लिए उत्सुक होकर भूमध्य सागर की एक लंबी यात्रा पर निकल पड़ा। एथेंस पहुंचने पर वह पत्र पर सूचीबद्ध पते पर पहुंच गया। जैसे ही वह भव्य आलीशान घर के पास पहुंचा, उसका दिल प्रत्याशा से धड़कने लगा। उसने अलंकृत ओक के दरवाजे पर दस्तक दी और बढ़िया पोशाक पहने एक बटलर ने उत्तर दिया, हाँ सर, मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूं? मैं अपने परिवार की तलाश कर रहा हूं, मथु ने उत्तर दिया। उसकी आवाज भावनाओं से कांप रही थी। मेरा नाम मथु है और मैं टायर के बंदरगाह शहर से आया हूं। बटलर की आंखें आश्चर्य से फैल गईं। तुम्हें मथु और आर्य का पुत्र होना चाहिए, उन्होंने कहा। कृपया अंदर आइए, आपके चाचा आपका इंतजार कर रहे हैं। जैसे ही माथु ने अंदर कदम रखा, गर्मजोशी भरे आमंत्रित माहौल ने उसका स्वागत किया। दीवारें अनमोल कलाकृतियों और समृद्ध टेपेस्ट्री से सजी हुई थीं, जबकि फर्श जटिल फारसी गलीचों से ढका हुआ था। चूल्हे में एक बड़ी आग भड़क उठी, जिससे पूरे कमरे में टिमटिमाती छाया फैल गई। उसके चाचा, भूरे बाल और दाढ़ी वाला एक लंबा आलीशान आदमी उसे गले लगाने के लिए आगे आए। माथु, मेरे प्यारे लड़के, उन्होंने कहा। उनकी आवाज भावना से भरी हुई थी। मैं आपको बता नहीं सकता कि आखिरकार आपसे मिलकर मुझे कितनी खुशी हुई है। अगले कुछ दिनों में मथु का परिचय उसके कई चचेरे भाइयों और चाची और चाचाओं से हुआ। उन्होंने अपने साझा पूर्वजों के बारे में कहानियां साझा की और अपनी साझा विरासत से जुड़े रहे। एक शाम जब वे आग के चारों ओर बैठे तो मथु अपनेपन की भावना को महसूस किए बिना नहीं रह सके, जिसे उन्होंने पहले कभी अनुभव नहीं किया था। तुम्हें पता है मथु, उसके चाचा ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, मैं अक्सर सोचता हूं कि भाग्य ने तुम्हारे लिए क्या लिखा है। गैब्रियल हमेशा कहता था कि तुम महान चीजों के लिए किस्मत में थे। मथु ने ऊपर देखा। अपने चाचा को बूढ़े भिखारी का जिक्र सुनकर आश्चर्य हुआ। हां, उसके चाचा ने आगे कहा, गैब्रियल एक बुद्धिमान और रहस्यमय व्यक्ति था। वह हमेशा ऐसी चीजें जानता था जो दूसरों को नहीं पता थी। मुझे लगता है कि हमारे जीवन में उसकी उपस्थिति कोई दुर्घटना नहीं थी। जैसे जैसे रात बीतती गई, मथु ने खुद को गैब्रियल और उसके गूढ़ शब्दों के बारे में सोचते हुए पाया। उसे आश्चर्य हुआ कि क्या बूढ़ा भिखारी को हमेशा से ही अपने अस्तित्व के बारे में पता था और कई साल पहले बंदरगाह पर उनकी आकस्मिक मुलाकात के अलावा और भी बहुत कुछ था। इस विचार ने उसे बेचैन और चिंतित दोनों कर दिया। अगले कुछ महीनों के दौरान माथु उनके विस्तारित परिवार का एक प्रिय सदस्य बन गया। उन्होंने उनके इतिहास, उनके रीति रिवाजों और उनकी परंपराओं के बारे में जाना। उन्हें पता चला कि उनका परिवार पीढ़ियों से व्यापारी रहा है और उनका धन और प्रभाव
ग्रीस की सीमाओं से बहुत दूर तक फैला हुआ है। जैसे जैसे वह अपने रिश्तेदारों के करीब आता गया, उसे समझ में आने लगा कि उसका भाग्य उनके साथ गहराई से जुड़ा हुआ है और उनकी विरासत को जारी रखने में उसकी भूमिका है। एक शाम जब वे एक बार फिर आग के पास बैठे, मथु को अपने कंधे पर थपकी महसूस हुई। वह मुड़ा और गैब्रियल को वहां खड़ा पाया। उसकी आंखों पर उम्र के बादल छा गए थे। नमस्कार, युवा व्यापारी, बूढ़े भिखारी ने कुटिल मुस्कान के साथ कहा। मुझे तुम्हारा इंतजार था। आश्चर्यचकित और थोड़ा घबराए हुए मथु ने हकलाते हुए कहा, गैब्रियल, तुम्हारा क्या मतलब है? बूढ़े व्यक्ति ने उसे अपने पीछे आने का इशारा किया और उसे बाहर बगीचे में ले गया। चांदनी ने मूर्तियों और फव्वारों पर एक फीकी चमक बिखेर दी और हवा चमेली की सुगंध से घनी हो गई। मैंने आपको पिछले कुछ महीनों से देखा है, गैब्रियल ने कहना शुरू किया। उसकी आवाज पास के झरने की आवाज के ऊपर बमुश्किल सुनाई दे रही थी। मैंने देखा है कि आपने अपने परिवार को किस तरह गले लगाया है और उन्होंने आपका स्वागत कैसे किया है। मुझे लगता है कि आप चुनौती के लिए तैयार हैं। मथु, एक चुनौती? मथु ने अनिश्चित महसूस करते हुए पूछा। कैसी चुनौती? गैब्रियल ने अपने लबादे से एक छोटी घिसी पिटी चमड़े की थैली निकाली और उसे दे दी। यह, उन्होंने कहा, एक नक्शा है। हमारे परिवार में से किसी ने भी अब तक झांत सबसे बड़े खजाने का नक्शा। जैसे ही मथु ने नक्शा लिया, उसे अपने ऊपर उत्साह और आशंका का मिश्रण महसूस हुआ। एक खजाना? उसने इस पर विश्वास करने का साहस न करते हुए पूछा। कहां है? बूढ़ा भिखारी रहस्यमय ढंग से मुस्कुराया। यह, मेरे युवा मित्र, तुम्हें ही पता लगाना है। इसके साथ ही वह मुड़ा और छाया में गायब हो गया। अगले कुछ हफ्तों तक मथु ने मानचित्र पर ध्यान दिया, हर विवरण का अध्ययन किया और इसके विभिन्न स्थलों को चिह्नित किया। उन्होंने अपने चाचाओं और चचेरे भाइयों से परामर्श किया, जो लंबे समय से खोए हुए पारिवारिक खजाने की संभावना से चिंतित थे। उन्होंने उसकी तलाश में उसकी मदद करने के लिए अपने संसाधनों और ज्ञान को एकत्रित किया। आखिरकार वह दिन आ गया जब माथु परिवार के भरोसेमंद सदस्यों के एक छोटे समूह के साथ अपनी यात्रा पर निकल पड़ा। मानचित्र के गूढ़ निर्देशों का पालन करते हुए उन्होंने अपरिचित भूमियों में महीनों तक यात्रा की। उन्हें खतरे और कठिनाई का सामना करना पड़ा, लेकिन उनका बंधन और दृढ़ संकल्प और मजबूत होता गया। एक सुबह जब वे एक पहाड़ी पर चढ़े तो उनकी नजर एक दूर चमचमाते शहर पर पड़ी। मथु के एक चचेरे भाई ने बड़बड़ाते हुए कहा, वह अवश्य ही सोने का शहर होगा। वह शहर जहां खजाना छिपा है। वे तेजी से पहाड़ी से नीचे उतरे। उनके दिल प्रत्याशा से धड़क रहे थे। जैसे ही वे शहर के दरवाजों के पास पहुंचे, मथु को उम्मीदों का बोझ अपने ऊपर पड़ता हुआ महसूस हुआ। उसने एक गहरी सांस ली और अपने कंधे सीधे कर लिए। आगे जो भी होगा उसका सामना करने के लिए तैयार हो गया। शहर की सड़कें गतिविधियों से गुलजार थीं। दुनिया के कोने कोने से आए व्यापारी और कारीगर अपना माल बेच रहे थे। माथु और उसके साथी भीड़ में घूमते रहे। उनकी इंद्रियां विदेशी बाजार के दृश्यों, ध्वनियों और गंधों से प्रभावित हुईं। उन्होंने मानचित्र के निर्देशों का पालन किया और अंततः उन्हें एक भव्य मंदिर के पीछे एक छिपे हुए प्रांगण में ले गए। आंगन के केंद्र में एक विशाल पत्थर का ताबूत खड़ा था, जिसकी सतह पर जटिल डिजाइन खुदे हुए थे। जैसे ही वे निकट आए, मथु को अपनी रीढ़ की हड्डी में उत्तेजना की झुरझुरी महसूस हुई। ये तो होना ही था। उसके परिवार का खजाना उसके दावा करने की प्रतीक्षा कर रहा है। वह आगे बढ़ा और ताबूत के ढक्कन को पकड़ लिया, जिससे उसके भारी वजन पर दबाव पड़ा। जोर जोर से प्रयास करके वह उसे उठाने में कामयाब रहा और चमचमाते सोने और कीमती रत्नों से भरा एक कक्ष प्रकट हुआ। यह उससे कहीं अधिक खजाना था, जिसे ले जाने की उसने कभी आशा भी नहीं की थी। उसके साथी विस्मय से हाँफने लगे
उनकी आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। उनमें से एक ने बड़बड़ाते हुए कहा, यह वास्तव में एक राजा के लिए उपयुक्त खजाना है, एक खजाना जो आने वाली पीढ़ियों के लिए हमारे परिवार की समृद्धि सुनिश्चित करेगा। मथु ने उनकी ओर देखा। उसका हृदय गर्व से फूल गया। नहीं, उसने कहा। उसकी आवाज स्थिर और निश्चित थी। यह खजाना अकेले हमारे लिए नहीं है, यह हमारे परिवार के लिए है। हां, लेकिन यह हमारे लोगों के लिए भी है। इस धन से हम निर्माण कर सकते हैं, हम जरूरतमंदों की मदद कर सकते हैं, और हम यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि दुनिया बनी रहे हमारे बाद आने वाले सभी लोगों के लिए एक बेहतर जगह। और इसलिए मथु और उसके साथियों ने खजाना आपस में बांटना शुरू कर दिया, अपने फायदे के लिए नहीं बल्कि बड़े भले के लिए। उन्होंने अपनी नई मिली संपत्ति का उपयोग स्कूलों और अस्पतालों को वित्त पोषित करने, कला और विज्ञान का समर्थन करने और अपने प्रभाव क्षेत्र में रहने वाले सभी लोगों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए किया। जैसे जैसे साल बीतते गए, मथु एथेंस में अपने पारिवारिक घर लौट आया। उनके बीच उसका स्थान सुरक्षित था। उन्होंने और उनकी पत्नी ने साहस, सम्मान और निस्वार्थता के मूल्यों को सिखाते हुए अपना खुद का परिवार बनाया। उन्होंने अपनी कहानियां सुनाई, सोने के शहर की यात्रा, उन्हें मिले खजाने और उनके द्वारा बदली गई जिंदगियों की यात्रा। मथु की बुद्धिमत्ता और उदारता की बात दूर दूर तक फैल गई और दुनिया के कोने कोने से लोग उनसे सलाह लेने आए। वह एक न्यायप्रिय और न्यायप्रिय शासक के रूप में जाने गए, एक ऐसा व्यक्ति जो अपने लोगों की इस तरह देखभाल करता था जैसे कि वे उसका अपना परिवार हों। उसका प्रभाव बढ़ा और इसके साथ ही एथेंस की समृद्धि और स्थिरता भी बढ़ी। शहर के बाजार में व्यापारी और कारीगर समान रूप से मथु के आसपास इकट्ठा होते थे, जो राजनीति, व्यापार और दुनिया की स्थिति पर उनकी अंतर्दृष्टि सुनने के लिए उत्सुक होते थे। वह उनकी चिंताओं को सुनते थे, सलाह देते थे और ऐसे समाधान खोजने के लिए अथक प्रयास करते थे जिससे सभी को लाभ हो। एक दिन जब वह जैतून के पेड़ की छाया में बैठा अपने बच्चों को खेलते हुए देख रहा था, एक युवा लड़का उसके पास आया। उसकी आंखों में दृढ़ संकल्प की झलक थी। मेरा नाम जेसन है, उसने कहा, और मेरे पास दूर देश में छिपे एक बड़े खजाने का नक्शा है। मैं जाकर उसे ढूंढना चाहता हूं, लेकिन मुझे डर लग रहा है। क्या तुम मेरे साथ आओगे? माथु लड़के को देखकर मुस्कुराया। उसकी नजरें दूर हो गईं, क्योंकि उसे वह दिन याद आ गया जब वह कई साल पहले अपनी यात्रा पर निकला था। मुझे इस खजाने के बारे में और बताओ जेसन, उसने अपनी आवाज में नरमी लाते हुए कहा। यह कहां है और इसका आपके लिए क्या मतलब है? जेसन झिझके, फिर अकाल और बीमारी से त्रस्त भूमि के बारे में बात की। ऐसे लोगों को आशा की जरूरत थी। जिस खजाने की उसने तलाश की वह सोना या जवाहरात नहीं था, बल्कि उनकी पीड़ा का इलाज था। जैसे ही वह बोला, माथु को अपने भीतर पहचान की एक चिंगारी जलती हुई महसूस हुई। वह तब जानता था कि उसे जेसन के साथ जाना चाहिए, इसलिए नहीं कि वह अपने लिए दावा करने के लिए एक और खजाना चाहता था, बल्कि इसलिए क्योंकि उसने लड़के की आंखों में दृढ़ संकल्प और उद्देश्य की वही रोशनी देखी थी जिसने इतने वर्षों पहले उसका मार्गदर्शन किया था। तो ऐसा हुआ कि माथु, जो अब एक बूढ़ा और बुद्धिमान राजा था, एक बार फिर निकल पड़ा। इस बार उसके साथ जेसन और युवा साहसी लोगों की एक नई पीढ़ी थी, जिनमें से प्रत्येक के पास एक खजाने का नक्शा था जो मिलने की प्रतीक्षा कर रहा था। साथ में उन्होंने दुनिया की यात्रा की और उन लोगों के लिए आशा और उपचार लाए जिन्हें इसकी सबसे अधिक आवश्यकता थी। और जब वे यात्रा कर रहे थे तो उन्हें अपने राजा और मार्गदर्शक माथु के शब्द याद आए, जिन्होंने उन्हें सिखाया था कि सच्ची संपत्ति सोने या रत्नों में नहीं, बल्कि उन लोगों के दिलों और दिमागों में पाई जाती है जिन्हें वे पीछे छोड़ गए थे।